डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। Every result is a message and every lesson is an opportunity. चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, किसी की जीत, किसी की हार, किसी को मैसेज जनता दे देती है और किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पिछले 5 राज्यों के नतीजों में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इन नतीजों और इन चुनाव का जो सबसे बड़ा संदेश निकला है वो है बंगाल से। कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजे अपॉर्चुनिटी और मैसेज से बढ़कर देश को बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएंगे। पर सवाल यह है कि कैसा बदलाव? क्या सिर्फ सत्ता का, या फिर नई सरकार के आने के बाद बंगाल में नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, पलायन रुकेगा, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार खत्म हो जाएंगे और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी? देखिए, सच पूछिए तो बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी की सियासत का आधार है, बंगाल उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जननी है। स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती से निकलकर शिकागो में हिंदुत्व की धमक सुनाई थी और इसी बंगाल ने देश को आजादी के वो तराने दिए जिसे गाते गुनगुनाते न जाने आजादी के कितने परवाने शहीद हो गए। और फिर इसी बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस जैसा सपूत पैदा किया जिन्होंने देश की पहली आजाद सरकार बनाई। और अब इसी बंगाल में केसरिया सरकार एक नई उम्मीद बनकर सनातन का मान बढ़ाने का दावा कर रही है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर बंगाल में बीजेपी की इस जीत को डिकोड करूंगी और बताऊंगी आपको दैट व्हाई बंगाल इलेक्शंस आर टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और दूसरी बड़ी बात कि आखिर आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा। सवाल यह भी कि क्या अब चुनाव रेवड़ी कल्चर और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही जीते जाएंगे। सवाल यह भी कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम के स्टैलिन, केरला में लेफ्ट की हार के बाद विपक्ष की एकजुटता का पिलर ध्वस्त हो गया है। इन सवालों के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी मिल जाए तो चुनाव में जीत की गारंटी बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं कैसे ये चुनाव इंडियन पॉलिटिक्स के लिए टर्निंग पॉइंट है। इसके 3 बड़े नैरेटिव हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला तो ये कि 1967 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब तमिलनाडु में डीएमके या एआईडीएमके का मुख्यमंत्री नहीं होगा। दूसरा ये कि केरल में हार के बाद अब देश में लेफ्ट लगभग खत्म हो चुकी है। और तीसरी बड़ी बात ये कि अब तक केवल गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता था, लेकिन बंगाल में इतनी बड़ी जीत के बाद बंगाल अब हिंदुत्व की नई लेबोरेटरी बन गया है, जहां हिंदू वोटर्स ने नई लकीर खींच दी और ये बता दिया कि अगर हिंदू वोटर्स एकजुट हो जाएं तो देश की सियासत में किसी को भी हाशिए पर धकेला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सियासत में जब भी जनता हाशिए पर धकेली जाएगी, वो सत्ता और सियासत दोनों बदल कर रख देगी। लोगों ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की अस्मिता माना, लेकिन जब ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता की अनदेखी की तो आरजेकर जैसी वारदातों पर संवेदनहीन सियासत की गई तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ये खेला अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो शायद खेले की शुरुआत है। नतीजे भले ही 5 राज्यों के हैं, लेकिन अंजाम पूरे देश की राजनीति पर असर करेगा। सिर्फ बंगाल में भगवा नहीं लहराया, सिर्फ असम में बीजेपी की हैट्रिक नहीं लगी है, सिर्फ तमिलनाडु में डीएमके का किला ध्वस्त नहीं हुआ और सिर्फ केरलम में लेफ्ट का सुपड़ा नहीं साफ हुआ,
बदलाव की ये आंधी अभी और बड़ी कहानी सुनाएगी आपको, और इसके साथ भारत की पॉलिटिकल साइंस में एक नया चैप्टर जुड़ेगा और आने वाले समय तक उसकी बात होगी, उसको रेफरेंस की तरह यूज किया जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। समझने के लिए इन नतीजों ने विपक्ष को कितना बड़ा डेंट पहुंचाया है, इसकी एक बिग पिक्चर देखिए आप। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने जो इंडी गठबंधन खड़ा हुआ था, उसके 5 पिलर थे: राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टैलिन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। लेकिन आज चुनाव नतीजों के बाद इस गठबंधन के ये 5 पिलर कहां खड़े? राहुल गांधी जो असम में फिर एक बार हारे, असम में कांग्रेस खत्म पर आ गई है और इसके साथ साथ उनका कद और कम हुआ। ममता बनर्जी बंगाल में हार के बाद अब उनके पास कुछ नहीं बचा, यानी सियासी साख खत्म हो चुकी है। स्टैलिन जिनकी डीएमके का बोरिया बिस्तर तमिलनाडु में सिमट गया है। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी भी हाशिए पर हैं और अब बचे हैं अखिलेश यादव, जो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचाने की जुगत में। उनके लिए जरूरत है कि वो इस चुनाव में कुछ करिश्मा दिखाएं, वरना विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। विपक्ष के नाम पे सपा ही सिर्फ नजर आ रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे के पूरे विपक्ष की हालत ये है कि मायावती उत्तर प्रदेश में सियासत से कोसों दूर खड़ी है। उद्धव ठाकरे की बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद राजनीति में उनकी हालत किसी से नहीं छिपी हुई। एनसीपी 2 टुकड़े हो चुकी है। जो एनडीए के साथ है वो अपनी जगह टिकी है, और शरद पवार भी अब साइलेंट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से डगमगा चुके हैं, हट चुके हैं, और पंजाब के हालात आपके सामने हैं। केरलम के नतीजे के साथ लेफ्ट का आखिरी किला भी खत्म हो चुका है। बीजेपी तो कहती ही रही है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए रीजनल पार्टीज खतरा है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाती है। तो एक तरह से बीजेपी का वो कहा अनकहा एजेंडा भी पूरे होने की तरफ है। हालांकि केरलम के नतीजों के बाद कांग्रेस को बधाई जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को ये भी पता होना चाहिए, या उनको ये समझने की जरूरत है कि वहां रीत ही कहती है कि सत्ता लगातार बदलती रहती है। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल तक लेफ्ट रही। कांग्रेस की ये जीत किसी म्यूजिकल चेयर गेम से कम नहीं है। वहां की पब्लिक ने भी लेफ्ट से ऊब कर कांग्रेस को मौका दिया है, क्योंकि वहां पर विकल्प के नाम पर सिर्फ कांग्रेस थी। लेकिन याद रहे, बीजेपी का वोट परसेंटेज 11% से ज्यादा रहा। तो कांग्रेस को ध्यान रखना होगा कि अगर इन 5 सालों में गुड गवर्नेंस नहीं रही, गुड डिलीवरी नहीं रही, तो आने वाले समय में बदल सकता है कुछ। अगर वो जनता के मुद्दों से भटकी तो बीजेपी वहां भी पहुंचने में देरी नहीं लगाएगी। यानी उत्तर में तो बीजेपी पहले ही अपनी जड़ें जमा चुकी है, और पूर्व में भी बीजेपी फैली हुई है, पश्चिम में भी बीजेपी का विस्तार हो चुका है, और अब दक्षिण की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। एक तरह से बीजेपी जो सपना देखा था पैन इंडिया पार्टी का, वो भी पूरे होने की तरफ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आज अपने स्वर्णिम काल में है। 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं। ये पूरा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि नामुमकिन को मुमकिन में किस तरीके से बदला जा सकता है, और इस बीजेपी की इस कला के पीछे का राज सिर्फ 2 शब्दों में छिपा हुआ है। पहला ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आइडियोलॉजी। ये 2 फैक्टर्स मिलकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। विपक्ष के पास आइडियोलॉजी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इसलिए विपक्ष कहां खड़ा है ये किसी से नहीं छुपा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी बीजेपी जैसी होगी तो ममता दीदी जैसी ताकत को भी हिलाया जा सकता है, और यही अगर डर की आइडियोलॉजी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जनता के बीच में डर का संदेश देने लगेगा कि साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, तो फिर अंजाम वही होगा जो आज बंगाल में ममता दीदी का हुआ, या 15 साल पहले वामपंथी दलों का हुआ था, या केरला में वामपंथी दलों का हुआ है। और एक और खास बात, अगर यही ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी कांग्रेस जैसा बिखरा हुआ होगा कि कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं,
कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की चिंता नहीं, तो नींव हर दिन कमजोर होती जाएगी। इसी आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन के कॉकटेल के साथ बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आ चुकी है और चुनाव में आए ट्रेंड और नतीजों के बाद देश भर के चुनाव पर पड़ने वाले असर से ये समझा जा सकता है, क्योंकि इन नतीजों से साफ कर दिया इन नतीजों ने कि आने वाले चुनाव में फ्रीबीज और पोलराइजेशन बढ़ेगा। हालांकि मैं यहाँ बहुत ही सीरियस नोट पर यह बात कहना चाहूंगी कि राजनीति हमेशा विकास के नाम पर ही होनी चाहिए। आज ये जरूरत है कि देश की जनता ये कहे कि डेवलपमेंट क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस दिशा में सरकारें क्या कर रही हैं, वो फंडामेंटल राइट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन जैसी चीजें पूरे हो रही है कि नहीं हो रही, और ये मजबूर करे जनता पॉलिटिकल पार्टीज को कि जब वो चुनाव के लिए निकलें तो अपने मैनिफेस्टो में इन बातों की बात करें, ना कि मुफ्त की बात करें, ना कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें। देखिए, विकास ही वोट का सबसे बेहतरीन पैमाना होगा, अगर तभी हमारी आने वाली जनरेशन सही जगह होंगी और स्थिर होंगी, मजबूत होंगी। इसलिए आने वाले समय में जिस दिशा में ये पॉलिटिक्स जा रही है उसको रोकते हुए हमें उसे विकास की दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। इसीलिए वोट करते समय हम सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि कहीं हम फौरी फायदे के लिए, इमीडिएट फायदों के लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान को तो आमंत्रित नहीं कर रहे। कहीं अकाउंट में चंद रुपयों के आ जाने की खुशी में आप ये नजरअंदाज तो नहीं कर रहे कि राजनीतिक पार्टियों ने आपके वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि रेवड़ी कल्चर की सियासत में सबसे बड़े नुकसान का खतरा वोटर के लिए है और सत्ता सिर्फ चंद रुपए देकर सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से वोटर का ध्यान हटा सकती है। और बंगाल चुनाव भी इस लिहाज से अलग नहीं था, क्योंकि यहां भी महिला वोटर्स के नाम पर दोनों ओर से बड़े दावे किए गए, खाते में पैसे देने की बात की गई। खैर, बंगाल ने बीजेपी पर भरोसा किया, पर इन चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान के लिए मंथन का समय है। ये बात अलग है कि शायद दशकों हो गए वो मंथन करना छोड़ चुकी है। केरल में बेशक वो सत्ता में है, लेकिन असम में उनका वजूद सिर्फ नाम लेने भर का दिख रहा है और गलती ढूंढने निकलेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की कमजोर कड़ी के चलते सब कुछ नजर आ जाएगा। आला कमान लीडरशिप की कमी यहां पर आपको नजर आ जाएगी। गौरव गोगोई के चेहरे पर कांग्रेस ने वहां पूरा चुनाव पर फोकस किया। गौरव गोगोई बेहद अच्छे नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं, 3 बार के सांसद हैं और राहुल गांधी के भरोसेमंद भी हैं, अच्छे स्पीकर भी। लेकिन असम में उनकी रणनीति पूरी तरीके से फेल रही, क्योंकि टीम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक एक करके निकलते गए और ना ही गौरव गोगोई ने रोका और ना ही जितेंद्र सिंह जो प्रभारी थे उन्होंने रोका और ना ही राहुल गांधी ने रोका। और अब तो बीजेपी ने कांग्रेस को उल्टे मुस्लिम परस्त पार्टी का तमगा चिपका दिया है। वो बात अलग है और वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को न जाने किस दिशा में लेकर जाएगी। अब ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक भूल है या फिर नेताओं की कमी, लेकिन अगर आप असम के आंकड़ों को देखेंगे तो सच यही है जो मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया और उस 19 में से 18 चुनाव जीत कर आए। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 80 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे और 31 जीत कर आए। कांग्रेस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बनती जा रही है और जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन किया उसके साथ इन आरोपों को और ज्यादा ताकत मिल गई। ये वही कांग्रेस है जो एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है तो दूसरी तरफ राम मंदिर जाने से कतराती है। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के पास अब अपना कोई वोट बैंक तक नहीं बचा है, क्योंकि हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। मुस्लिम वोट का बंटवारा होता है तो ओवैसी, अखिलेश, बसपा, आरजेडी और दूसरी रीजनल पार्टीज में चला जाता है। बिहार, यूपी में आरजेडी,
समाजवादी पार्टी के पास उनका खुद का यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। दलित वोट बैंक मायावती अपना अधिकार समझती हैं और जाट वोट बैंक के लिए आरएलडी वाले जयंत चौधरी अपनी खाट बिछाए बैठे रहते हैं। याद करिए, एक वक्त था जब कांग्रेस के पास ये सभी वोटर्स हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस ने धीरे धीरे वोट बैंक खो दिया और धीरे धीरे अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने लोग भी खो दिए। कई जानकार कहते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवारों पर जरूरत से ज्यादा दांव खेलना, जो हिंदू वोटों को उनसे दूर कर देता है। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस को मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं करने चाहिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति और स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन एक पॉलिटिकल बैलेंस बना के रखना जरूरी है, क्योंकि आप एक रीजनल पार्टी नहीं है, आप एक नेशनल पार्टी हैं। आप सिर्फ हिंदू वोट बैंक से सियासत में वर्चस्व नहीं पा सकते, आपको अलग तरीके के ज्यादा वोट बैंक की जरूरत होगी अगर आपको लड़ना है नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। और हिंदू एकजुट हो जाएं तो कितना बड़ा असर होता है, इस बात का एक एग्जाम्पल गुजरात था, जहां हिंदू वोटर्स ने सरकार बनाई और आज तक वही वोटर्स बीजेपी को पावर में रखे हुए हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल ने उससे भी बड़ा उदाहरण दे दिया और इसका असर आने वाले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। सबसे पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां पर भी रैलियां की, वहां वहां स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा रहा। बंगाल में काबा और काली मां को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने हिंदू वोटर्स एकजुट किए। उत्तर प्रदेश तो पहले ही बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, डेवलपमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोजगार देने में भी यूपी पहले से बहुत बेहतर है। बुलडोजर से अपराधियों को मिटाने का एक्शन अपने आप में एक मॉडल बन चुका है, जिसकी गूंज बंगाल में भी सुनाई दी। थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी आती है सरकारों के साथ लंबे समय अगर रहती है, तो उसका इलाज भी शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर मीटिंग की, यानी मोदी और योगी का फेस, अमित शाह की स्ट्रैटेजी। तो अब अगर यूपी में योगी हैट्रिक लगा देते हैं तो समाजवादी पार्टी भी समझ जाएगी। गुजरात चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी वोट काटेगी तो कांग्रेस की हालत फिर खराब होगी। मणिपुर में भी असम का असर दिखेगा। बचा कांग्रेस के कब्जे वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल में भी सत्ता बदल रही है। पहली बात, म्यूजिकल चेयर, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो वहां पर रिचुअल है। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल में फाइनेंशियली वहां के सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, वहां के लोग परेशान हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और हिमाचल ने डबल इंजन सरकार ना होने का नुकसान झेला है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले, योजनाएं पूरी तरह विफल रहीं, जमीन पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सरकार का कहना है कि उसके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है। तो डबल इंजन सरकार का जो फैक्टर है उसको जनता भी समझती है, क्योंकि जनता को भी विकास चाहिए। और यही बात उत्तराखंड की हो तो वहां भी जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने की तैयारी अंदर खाते चल रही है। देवभूमि, हिंदू वोटर्स वाला फैक्टर, यूसीसी, ये तमाम बातें असर दिखाएंगी और जो संगठन के अंदर जरूरी बदलाव की जरूरत है उस पर भी काम किया जा रहा है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बंगाल के चुनाव खत्म हुए नहीं कि उत्तर प्रदेश पे काम शुरू, उत्तराखंड पे काम शुरू, गुजरात पे काम शुरू। और कांग्रेस में अभी इसकी कोई तैयारी आपको नजर नहीं आएगी, बातचीत भी नजर नहीं आएगी। और आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे फैसले लेती बीजेपी नजर आएगी जो नाराजगी दूर करने के लिए काफी होंगे। और इस सब के साथ वोटर्स को जोड़ने के लिए बीजेपी की पॉलिटिक्स में वो ऑप्टिक्स है जिससे जनता उनकी तरफ खिंची चली आती है। जैसे बंगाल में झालमुड़ी खाकर लोगों से कनेक्ट किया, उनको बताया कि हम भारी नहीं हैं। सिक्किम में आप देखिए फुटबॉल खेलकर बंगाल में खेला करना, नाव पर बैठकर आम आदमी की तरह बैठकर वहां की जनता से जुड़ना, जीत के बाद बंगाली लिबास में बंगाल के लोगों को यह मैसेज देना कि मोदी अलग नहीं। चुनाव के आखिरी दिन बंगाली भाषा में ऑडियो मैसेज भिजवाना, सब कुछ उनके बीच जैसा, उनके जैसा।
और कहने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक कनेक्ट का हुनर भी जानते हैं और उसकी अहमियत भी समझते हैं। लोगों के बीच उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं। अब 2029 के नजरिए से देखें तो सबसे अहम राज्य में शामिल है उत्तर प्रदेश, जहां तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है। बिहार में बीजेपी पहले ही पैर जमा चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पैर जमाने के बाद वहां भी पूरी स्थिरता आ गई है। और बंगाल, जहां अब बीजेपी पूरी तरह से काबिज हो चुकी है। और इस सबके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीजेपी का लाभार्थी मॉडल, क्योंकि बीजेपी ने लाभार्थियों को जोड़कर एक ऐसा वोट बैंक बनाया जिसकी कोई भी काट नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी ने दीदी के लाभार्थी वोटर्स इस बार अपने पाले में कर लिए। लेकिन सियासत को मैं यहां जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि इस मॉडल का सिर्फ उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। ये सही है कि सरकार का काम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है, लेकिन सच ये भी है कि when something is free, you are the product। तो इसको तो अब आपको समझने की जरूरत है कि आपको कहां और किस हद तक सरकार पर डिपेंड करना है। सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन। अगर एजुकेट हो गए ना आप, तो आपको सरकार की फ्री की योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि आपके बेसिक और फंडामेंटल राइट्स तो सरकार देगी ही, लेकिन उससे कुछ ज्यादा आपको मिल रहा है। तो एक बार रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। देखिए, बंगाल के चुनाव हमें सबक देने के लिए काफी है। वहां भी ममता बनर्जी जो पहले लोगों से जुड़ी हुई थी, महिलाओं को जगह देती थी, खुद एक महिला होने के नाते महिलाओं से कनेक्ट कर रही थी, जब तक उन्होंने बंगाल को अपनी अस्मिता समझा, बंगाल ने उनको अपनी अस्मिता माना। लेकिन जैसे ही वो जनता से दूर हुई, जनता भी उनसे दूर होती चली गई। इसीलिए राजनीति को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता के लिए हैं, तो जनता से जुड़ने की डोर को पकड़ कर रखें, नहीं तो सत्ता का मोह छूटे ना छूटे, सत्ता का साथ जरूर छूट जाएगा। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है, रिजाइन करने से मना कर रही हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि उनसे क्या क्या गलतियां पिछले समय में सत्ता में रहते हुए होती गईं और जनता ने उन्हें हाशिए पर धकेला। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।